हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने माइटोसिस तक कंप्लीट करा था। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। तो हमने देखा था कि पिछले सेल में जो हमने सेल डिवीजन पढ़ा, सेल साइकिल पढ़ा, उसे माइटोसिस पढ़ी। तो माइटोसिस कहाँ पे होता था कि माइटोसिस हो रहा था। एक क्विक रिव्यू करते हैं उस लेक्चर के बारे में। जिन्होंने भी नहीं देखा हो वो प्लीज़ जाके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पिछले लेक्चर के बारे में क्विक रिव्यू कर लेती हूँ, जल्दी से बता देती हूँ कि पिछले लेक्चर में सेल साइकिल पढ़ा था। इसमें सेल साइकिल फेजेस होते हैं। सेल जो एक सेल दो सेल में डिवाइड करती है, जो हमने सेल में पढ़ा था कि सेल थ्योरी पढ़ी थी कि सेल्स आते कहाँ से हैं। तो सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने एक सेल डिवाइड होके क्या बना रहे थे, दो सेल्स बना रहे थे। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने सेल थ्योरी से देखा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, एक सेल से दो सेल बन रहा है। तो इसका एक पूरा कंप्लीट सेल साइकिल था कि ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से एक सेल दो सेल में कन्वर्ट है, इस प्रोसेस को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि पिछली बार की सेल साइकिल में फेजेस थे, एक इंटरफेज था, उसके बाद एम फेज था। तो जो हमने माइटोसिस पढ़ी थी, तो माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स में होती है। आज हम मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये भी एक सेल डिवीजन ही है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन द जर्म सेल। जर्म सेल्स मीन्स क्या होता है? जर्म सेल्स मीन्स गैमेट्स, जो मेच्योर गैमेट्स होते हैं एक फीमेल बॉडी के अंदर और मेल बॉडी के अंदर, जो फ्यूज होकर फाइनली जाइगोट बनाते हैं। इन जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस होता है और रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू द हाफ। और जितने जो पहले क्रोमोसोम नंबर है, जो कि ह्यूमन बॉडी में 46 होते हैं, उनका हाफ 23 हो जाता है पर डॉटर सेल में, ठीक है। तो देन दे डिवाइड, वो फ्यूज करते हैं और फिर सेल फॉर्म करते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट को हमने पिछले क्लास में बताया कि हमारी बॉडी स्टार्ट हुई है एक सेल से, जो कि जाइगोट है, जो फर्दर डिवाइड करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और इसमें हमारा ग्रोथ होता है और हम मल्टी ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। तो मियोसिस को हमने देखा कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि जर्म सेल में होती है, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू मियोसिस इन डिटेल में इसके फेजेस और प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, गैमेट क्या होता है? गैमेट जो है, जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गैमेट्स, जो कि फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। तो मेल्स में गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, इसमें फाइनली प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होता है। और फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस को oogenesis कहते हैं, जिसमें कि हमको एक लास्ट में मैच्योर्ड ओवम मिलता है। तो मेल्स में क्या होता है कि इनिशियली एक जो सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 ही होता है, ठीक है। डिप्लॉइड सेल होती है ये, अंडरगो प्रोसेस ये, देन इट मेक प्राइमरी oocyte इज ऑल्सो अ डिप्लॉइड सेल, जिसमें कि 2n नंबर होता है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब है डिप्लॉइड सेल जो है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 46 रहेगा, और हैप्लॉइड सेल जो है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। देन दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स हैं वो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1। यहाँ पे मियोसिस 1 होगी एंड देन ये 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन मियोसिस 2 होगी। देन ये प्रोड्यूस करेंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम फ्यूचर स्पर्म्स कह सकते हैं। तो एक सेल से 4 स्पर्म्स निकलेंगे जिनका क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोसाइट में जो था नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 था, लेकिन जो स्पर्म्स हैं, स्पर्मेटोजोआ है, इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 23 हो जाएगा, ठीक। तो 4 यहाँ पे स्पर्मेटिड्स निकले। फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि फीमेल में ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब एक फीमेल बेबी अभी मदर के वुम में ही होती है, फीटल लाइफ ही चल रही होती है,
देन प्राइमोडियल जर्म सेल, उसकी ओवरीज में बहुत सारे प्राइमोडियल जर्म सेल बन जाते हैं। देन दिस प्राइमोडियल जर्म सेल, जिसको हम लोग प्रिमिटिव जर्म सेल भी कह सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं oogonia बनाते हैं। तो oogonia इज ऑल्सो 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम नंबर होता है, दैट इज 2n होता है। फिर ये प्राइमरी oocytes बनाते हैं जिनमें भी 46 क्रोमोसोम नंबर होता है एट बर्थ के टाइम पे। फिर देन फिर जो प्राइमरी oocytes है, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ भी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे ये मियोसिस 1 में गए, यहाँ पे जो प्राइमरी oocytes है ये मियोसिस 1 में जाएंगे और ये सेकेंडरी oocytes बनाएंगे। देन सेकेंडरी oocytes जो हैं फिर मियोसिस 2 में जाएंगे और ये 4 सेल्स बनाएंगे, जिनमें कि एक मैच्योर्ड ओवम होगा या एग होगा जो हर एक ओवरी से आफ्टर द प्यूबर्टी फीमेल की बॉडी से निकलता है, और जो 3 सेल्स होंगे ये 3 पोलर बॉडीज होंगे। तो एक प्रोसेस में हमको मेल्स में एक प्रोसेस में 4 स्पर्मेटिड्स मिले थ्रू एक सेल, और फीमेल्स में एक प्राइमरी oocyte से एक सेल से एक एग निकला। ठीक है, तो ये हमको समझ में आया कि मियोसिस होती कहाँ पे है। जो हम बार बार कह रहे थे कि जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, बॉडी के और डिफरेंट सेल्स हैं उसमें होती है, और मियोसिस कहाँ पे होती है, जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स कौन से सेल हो गए, दिस सेल इज जर्म सेल, कि ये प्राइमरी oocytes और यहाँ पे प्राइमरी oocytes, ठीक है, oogonia, स्पर्मेटोगोनियम, ये सारे जर्म सेल्स हैं जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं। देन this one of the sperm, okay, is one sperm जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है n, that is 23, ठीक है। फिर ये फ्यूज होता है विद द एग, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर है n, और ये क्या बनाते हैं देन जाइगोट, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर वापस 46 रिस्टोर जाता है। फिर जैसा कि हम पिछले क्लास में देखें कि जो जाइगोट है वो थ्रू माइटोसिस आगे की ग्रोथ उसमें होती है। सो हमने देखा मियोसिस किसमें हुई, जर्म सेल में हुई, कहाँ पे हुई ये भी हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे कि फेजेस ऑफ मियोसिस क्या क्या होते हैं, स्टेप्स ऑफ मियोसिस क्या है, ठीक है। तो हम इस साइकिल से समझेंगे। हमने जब सेल डिवीजन और माइटोसिस वाली क्लास की थी उसमें भी हमने एक सेल साइकिल देखा था, तो इसमें भी वही सेम सेल साइकिल होगी, सेम इंटरफेस होगा। हमने देखा था कि ये इंटरफेस के 3 फेजेस हैं, G1 S फेज, G2, ठीक है। उसके बाद सेल जो है वो M फेज में चली जा रही थी। M फेज इसमें मियोसिस फेज होगा, ठीक है। तो मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस 1। इसके बाद कुछ देर के लिए रेस्ट पीरियड आएगा जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस इंटरफेज जैसा लंबा तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रिपरेशन, क्योंकि सेल को मियोसिस 2 में जाना होता है जिसमें वापस से प्रोसेस रेप्लिकेशन का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें तो इसलिए बीच में ये एक रेस्ट फेज आएगा, इंटरफेज, इसमें प्रोटीन्स, एंजाइम्स फिर से बनेंगे। उसके बाद जो सेल है वो मियोसिस 2 में चली जाएगी, इसमें अगेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस दोबारा से होगा। ये 2 बार मियोसिस में सेल क्यों जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि पहले जो मियोसिस था वो स्टार्ट किस में हुआ, डिप्लॉइड सेल में स्टार्ट हुआ, और उससे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बने वो स्टार्ट तो एक डिप्लॉइड सेल से हुआ था, डिप्लॉइड सेल से, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे वो हैप्लॉइड थे, ठीक है, जिनमें क्रोमोसोम नंबर 23 था। लेकिन अब इस चीज को रेस्टोर करने के लिए, ठीक है, सेल जो है वो 2 बार मियोसिस के प्रोसेस में जाती है, जिससे कि क्रोमोसोम नंबर बॉडी में रेस्टोर होता है। हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। तो मियोसिस के फेजेस क्या क्या हो गए, मियोसिस 1 इसमें प्रोफेज है। प्रोफेज जो मियोसिस का जो प्रोफेज है और माइटोसिस के प्रोफेज में बहुत डिफरेंस होता है। मियोसिस का जो प्रोफेज होता है वो बहुत लंबा और एक्सटेंसिव प्रोसेस है, इसकी खुद 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है, क्योंकि लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन
डिप्लोडिन और डाइकाइनेसिस, ठीक। देन फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। देन बीच में जो इंटरकाइनेसिस का ये जो रेस्ट पीरियड आता है ये। देन मियोसिस 2, इसमें अगेन फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। जो मियोसिस 2 होता है वो थोड़ा बहुत माइटोसिस की तरह होता है, बिल्कुल नहीं होता है माइटोसिस का, लेकिन जो प्रोसेस है, जो डिवीजन का जो टाइप्स है वो माइटोसिस की तरह होता है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक करके ये जो जितने भी स्टेप्स हैं मियोसिस के, एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या होता है, ठीक है। सो प्रोफेज 1, अभी तक हमने स्टेजेस देखे थे कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं मियोसिस 1 के, तो हम एक एक करके हर एक स्टेज को डिटेल में देखेंगे। तो प्रोफेज 1 जो है वो मियोसिस 1 का पहला स्टेज है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लॉन्गेस्ट स्टेज है मियोटिक 1 का, ठीक है। बाकी जो मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, इन सब से लॉन्गेस्ट फेज जो है वो प्रोफेज है, और ये खुद फर्दर डिवाइड होता है 5 स्टेजेस में, जो कि लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस में, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जो कि हम लोग एक करते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन में क्या होगा कि जैसा कि हमने देखा था कि माइटोसिस में भी देखा था कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कहाँ पे हो रहा था, डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, डीएनए एस फेज में रेप्लिकेट हो रहा था, इंटरफेज के एस फेज में, हमने सेल साइकिल में देखा था अपने पिछले वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों कहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है डीएनए? एस फेज में। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 कलर से वाइंडेड बनाया, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो गया पर क्लियरली विजिबल नहीं है अभी इस स्टेज पे, ठीक है। अभी ये क्रोमेटिन के फॉर्म में, वाइंडिंग के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। सेंट्रियोल्स अपीयर हो जाएंगे इसमें, ठीक है, 2 सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल्स भी कहाँ पे डेवलप हो रहा था, कहाँ पे बताया था मैंने, सेंट्रियोल्स भी एस फेज में ही डेवलप हो रहा था। एस जो फेज था इंटरफेज का, उसमें सेंट्रियोल्स भी रेप्लिकेट कर रहे थे और डीएनए भी। तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स भी हमको 2 पेयर में दिखेंगे, ठीक है, जो धीरे धीरे ऑपोजिट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अभी पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाए। तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। देन दिस इज आवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेंट्रियोल। और लैप्टोटीन में एक स्पेशल पॉइंट होता है कि ये जो अपीयरेंस होता है इसको कहते हैं हम लोग बैंक्वेट अपीयरेंस, कि एनिमल सेल को अगर हम इस लैप्टोटीन स्टेज में माइक्रोस्कोप के अंडर में देखें, तो हमको जो डीएनए है वो किस फॉर्म में, एक बैंक्वेट, एक फ्लावर का जो बैंक्वेट होता है ना, फ्लावर जैसा, वो बैंक्वेट जैसा दिखेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं उसकी नेक्स्ट स्टेज पे, जैसे जाइगोटीन। जाइगोटीन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो जाइगोटीन में क्या होता है कि यहाँ पे जो लैप्टोटीन में जो अनवाइंड फॉर्म में दिख रहे थे, हमको वाइंड फॉर्म में दिख रहे थे डीएनए, जो कि क्लियर नहीं थे, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा, ठीक है, और कंडेंस्ड हो जाएंगे तो हमको जो क्रोमोसोम्स है वो क्लियरली विजिबल होने लगेगा। क्लियरली विजिबल होगा तो ये 2 पेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक 2 क्रोमोसोम्स को होमोलोगस पेयर बोलते हैं। इन क्रोमोसोम को हम होमोलोगस पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं। क्योंकि सपोज एक ये क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों पेयर होमोलोगस है। हाँ, तो होमोलोगस हम लोग क्यों कहेंगे? क्योंकि सपोज इस क्रोमोसोम के इस पार्ट में, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए में जीन, इस पार्ट में जीन है कोई जो कि आई कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, या हम कोई और भी फीचर ले सकते हैं कि स्किन कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर किसी, तो इस जो सेकेंड क्रोमोसोम है इसके भी इसी पार्ट में आई कलर को डिनोट करने वाला जीन होगा एट द सेम लोकाई। तो जब ये 2 इस टाइप की क्रोमोसोम्स होते हैं तो इनकी पेयरिंग को, इनको हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। और यहाँ पे हम एक देख रहे हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। ये जो 2 क्रोमेटिड्स रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से अटैच रहेंगे थ्रू सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को अटैच करने के लिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को, ये जो डायड स्ट्रक्चर है, इसे हम बाइवैलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं,
ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैकेटिन स्टेज में। पैकेटिन स्टेज इज द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। पैकेटिन स्टेज में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये टेट्राड बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक एक स्ट्रक्चर थे, यहाँ 2 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। जो ये सिंगल सिंगल को हम ये मोनाड बोलेंगे, मोनाड। और ये डबल 2 स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे डायाड। ठीक है, और ये चारों को एक साथ हम बोलेंगे टेट्राड फॉर्म में। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के बीच में हमने देखा था यहाँ पे पेयरिंग हो रही थी। ठीक है, जाइगोटिन स्टेज में पेयरिंग हो रही थी। पेयरिंग में क्या हो रहा था कि जैसे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पास पास आ गए हैं। ठीक है, पास पास आ गए हैं एक दूसरे के पास पास। ठीक है, इनके बीच में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है जिससे ये आपस में जुड़ गए हैं एक टाइप के क्रोमोसोम। तो एक पेयर बना लिए हैं अपना अपना। जैसे हम एक की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो ऐसे 23 अलग अलग पेयर्स बन जाएंगे, पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे। और जो इस स्टेज में है ये एक दूसरे के क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक दूसरे के क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्यों होगा? क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा ताकि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाए, जिससे जेनेटिक कंटिन्यूटी बनती है कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे, क्योंकि हम जैसे अपने मम्मी जैसे होते हैं या कुछ अपने पापा जैसे होते हैं, बच्चे कुछ अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, ये होता है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। ठीक है, और जेनेटिक वेरिएशंस भी आते हैं इससे कि जो हम होते तो अपने माँ बाप पेरेंट्स जैसे हैं लेकिन एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं होते। तो ये जो वेरिएशन आता है ये भी इसके थ्रू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बनेगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, बीच में यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया था, यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एक नोड्यूल होंगे जिनको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, जिसमें होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो कि हेल्प करते हैं क्रॉसिंग ओवर कराने में। अच्छा, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि ये जैसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अलग अलग, ये एक पेयर क्रोमोसोम है, ये एक पेयर क्रोमोसोम है। तो ये सपोज हम इसको नंबरिंग करते हैं, नंबर 1 फर्स्ट क्रोमेटिड, सेकेंड क्रोमेटिड, थर्ड क्रोमेटिड, फोर्थ क्रोमेटिड। तो ये फर्स्ट क्रोमेटिड और सेकेंड क्रोमेटिड जो है ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। और थर्ड और फोर्थ क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन जो 2 और 3 है या 1 और 4 है ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जो क्रॉसिंग ओवर होगा या पेयरिंग होगी वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर जो होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का होगा। एक ही क्रोमोसोम के ये दोनों 1 और 2 ये दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे। जो नॉन सिस्टर होंगे जैसे कि 2 और 3 या 1 और 4 ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, जिसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो पैकेटिन स्टेज में ये हुआ कि क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके बाद डिप्लोटिन स्टेज में। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा कि अब यहाँ पे पेयरिंग हो रही थी, क्रोमोसोम्स आपस में पास पास थे। ठीक, क्रोमोसोम्स पेयरिंग हो गई, पास पास थे, वो क्रॉसिंग ओवर भी कर रहे थे। अब डिप्लोटिन में क्या करेंगे, ये अब दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो दो पेयर्ड होमोलोग थे ये दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये दूर होते जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द रीजन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो वो रीजन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है ये एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कियाज्मा। इस एक्स स्ट्रक्चर को, बाकी ये जो पेयर है ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर जाने की कोशिश करेंगे। डिप्लोइडिन स्टेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, क्योंकि प्रोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये हमने उसमें माइटोसिस में ही पढ़ा है। तो इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिप्लोटिन से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर लेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर कियाज्मा यहाँ पे बना रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी डाइकाइनेसिस की। डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई और जो पेयर्स थे, क्रोमोसोम्स थे, वो अपने अपने अलग अलग पोल्स पे पहुंच गए। ठीक है, डाइकाइनेसिस में। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो चुका है। यहाँ जो मैंने डिफरेंट कलर से बनाया है, मतलब इसका कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें चला गया है और इसका कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें चला गया है। बाकी जो है ये
जो सेंट्रोल्स है वो ऑपोजिट पोल्स में मूव हो जाएंगे और स्टार्ट फॉर्मिंग, यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे. सो टिल नाउ वी हैव सीन द प्रोफेज. प्रोफेज देखा हमने, प्रोफेज के डिफरेंट स्टेजेस देखे. डाइकैरेंसिस तक में हमने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग सेंट्रियोल्स के अलग अलग पेयर में अलग अलग पोल्स में पहुंच गए हैं और अब वो मेटाफेज स्टार्ट करने वाले हैं. तो मेटाफेज हम देखेंगे कि मेटाफेज वन में क्या क्या हुआ बच्चों कि मेटाफेज वन हम लोग माइटोटिक में भी देखे थे कि जो क्रोमोसोम्स थे वो कहाँ पे अलाइन थे, एक मेटाफेजिक प्लेट पे. तो ये मेटाफेजिक प्लेट, तो जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, ये बाईवैलेंट क्रोमोसोम ये मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे थ्रू द स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमेयर को अटैच करेगा थ्रू किससे, काइनेटोकोर्स के थ्रू अटैच करेगा और ये एक सेंटर पे इक्वेटर पे लाई हो जाएंगे ड्यूरिंग मेटाफेज फेज. इसके बाद हम आ जाते हैं एनाफेज वन में हमने देखा था कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो काइनेटोकोर्स के थ्रू सेंट्रोमेयर से जुड़े हैं, ये बाईवैलेंट जो क्रोमोसोम है, ये डिफरेंट जो एक होमोलोगस पेयर है, ये अलग अलग पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि रिडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स होगा, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स के सब यूनिट्स है वो धीरे धीरे ब्रेक होंगे, तो धीरे धीरे वो छोटे होते जाते हैं शॉर्टन्स, और ये एक एक अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करने लगता है. तो एनाफेज में देखेंगे, एनाफेज में कि जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है वो अलग अलग पेयर में चले गए. हमने माइटोसिस के दौरान क्या देखा था कि सेंट्रोमेयर जो है वो आपस से सेंट्रोमेयर स्प्लिट किए थे. जो ये सेंट्रोमेयर थे ये स्प्लिट किए थे और एक पार्ट को ऊपर ले गए थे, दूसरे पार्ट को नीचे. लेकिन इसमें पूरा एक क्रोमोसोम नीचे आएगा, सेंट्रोमेयर का ब्रेक नहीं होगा, तो क्रोमैटिड्स जो है वो ब्रेक नहीं होंगे, पूरा एक क्रोमोसोम ऊपर जाएगा और एक क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ. तो दोनों दो पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स मूव कर जाएंगे. देन आ जाता है टीलोफेज वन में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं. यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे. हमने एनाफेज देखा बच्चों कि एनाफेज में क्या हुआ. एनाफेज में जो यूनिवैलेंट क्रोमोसोम थे वो अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए. ठीक है, हमने माइटोसिस वाले में क्या देखा था कि सेंट्रोमेयर का डिवीजन हो रहा था, वहाँ की जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी वो अलग अलग पोल्स पे पहुंच जाई थी. लेकिन माइटोसिस में क्या डिफरेंस है बच्चों कि माइटोसिस और मियोसिस में यही डिफरेंस है कि इसमें जो यूनिवैलेंट क्रोमोसोम है वो अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए. अब हम कहाँ एनाफेज के बाद कौन सा फेज आ गया बच्चों, टीलोफेज कौन सा, टीलोफेज वन. तो टीलोफेज वन में क्या होगा, टीलोफेज वन में हमने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रहे थे. ठीक है, वापिस से जितने सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म प्रोटीन्स जो कि यहाँ पे डिसअपियर हो गए थे वो सब रीअपियर होना स्टार्ट हो गए. तो ये जो एक क्रोमोसोम है इसको हम क्या बोले, डायड ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, ये अपने अपने क्योंकि जो स्ट्रक्चर रहेगा जो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का वो तो इनमें प्रेजेंट रहेगा क्योंकि ये मियोसिस है, जेनेटिक कंटिन्यूटी होनी है. ठीक है, माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था. मियोसिस में क्या होगा कि ये टीलोफेज में अपने अपने और यहाँ पे अपने अपने पोल से पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. स्पिंडल फॉर्मेशन का जो स्पिंडल फॉर्म हो रहे थे ये डिसअपियर हो जाएंगे. ठीक है, सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाएंगे और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी रीअपियर होंगे. इसके बाद क्या होगा फर्दर, अब टीलोफेज के बाद क्या आता है बच्चों, टीलोफेज के बाद क्या होता है, टीलोफेज के बाद दो सेल्स बन जाते हैं, दो डॉटर सेल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बन गए 2 डॉटर सेल्स. लेकिन जब हमने माइटोसिस का देखा था कि जब उसमें 2 सेल्स बन रहे थे
तो वहाँ सिंगल सिंगल क्रोमोसोम था, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं थे, डायड नहीं, मोनाड फॉर्म में था, ठीक है। यहाँ पे ये डायड फॉर्म में होंगे, इसलिए अब क्योंकि हम इस फेज को तो यहाँ पे टीलोफेज में हमने देखा कि पहुंच गए, यहाँ पे एक फरो लाइक, ये जो डीपनिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फरो लाइक डीपनिंग साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे ये एक्टिन प्रोटीन के थ्रू, मैंने बताया था कि एक्टिन प्रोटीन के थ्रू ये धीरे धीरे डिवाइड कर जाएंगे और डीपन होते जाएंगे और ये 2 सेल्स बना लेंगे, 2 सेल्स बन जाएंगे। अब इनमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या है, 2n है, 2c है, ठीक है। ये सेल अभी कंप्लीट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में नहीं आया है, इसलिए इसको एक बार और डिवीजन करना है। तो ये पहला स्टेज हो गया मियोसिस 1। अब ये सेम सेल मियोसिस 2 में जाएगी और फिर जो नंबर हम कह रहे हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है एक सेल से, जो हमने देखा कि एक सेल से प्रोडक्ट बन रहा है, पहले ये 2n था, दैट इज 46, और फिर ये जो सिंगल सिंगल हमने जो फर्स्ट में भी इनिशियली बताया था कि जो 4 स्पर्मेटिड्स बने या फिर एक ओवम बना, उसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर वो हैप्लॉइड है, तो वो कैसे रेस्टोर होगा, वो जब ये सेकेंड डिवीजन ऑफ मियोसिस में जाएगा तो वो नंबर रेस्टोर हो जाएगा। तो बिफोर गोइंग टू मियोसिस 2, जैसे कि हमने इस सेल साइकिल में देखा था कि माइटोसिस के बाद किस में जा रहा था, सेल इंटरफेज में चला जा रहा था, ठीक है, रेस्ट फेज में, जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था फॉर द सेल डिवीजन। तो यहाँ मियोसिस के 1 के बाद भी सेल किस में चला जाएगा, इन द इंटरकाइनेसिस, इंटरफेज में नहीं, इंटरकाइनेसिस में, ठीक है। ये 2 सेल्स बन गए। अब ये 2 सेल्स चले जाएंगे किसमें, इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस में क्या करेंगे ये सेल कि फिर से प्रोटीन और एंजाइम्स और साइटोप्लाज्म डेवलप करेंगे, क्योंकि इनको फिर से एक राउंड ऑफ डिवीजन मियोसिस 2 में जाना है। तो फॉर टुडेज लेक्चर दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और हम मियोसिस 2 अगले लेक्चर में कैरी करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को जरूर देखिए। ओके।